बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब मेमन। नाज़रीन, महंगाई के इस दौर के अंदर जहां आम आदमी के लिए अपनी छत लेना एक नामुमकिन तस्वुर किया जा रहा है, एक ख्वाब, ऐसा ख्वाब जो ताबीर या तकमील तक पहुंचना नामुमकिन नज़र आता है, वहीं दूसरी जानिब कराची के अंदर ऐसे बिल्डर हजरात भी उभर कर सामने आ रहे हैं जिनका माजी तो कोई शक नहीं कि बेशतर प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी दे चुके हैं वो, मगर दौरे जदीद के अंदर, महंगाई के अंदर आज भी मिडिल क्लास के लिए और उस तबके के लिए वो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जो आसानी के साथ, आसान इक़्तिसाद के अंदर अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं। आपके व्यूअर्स के पुरजोर इसरार पर एक बार फिर हमारे साथ आज प्रोग्राम के अंदर बिल्डर हजरात की नशिस्त बैठी है। आज के हमारे मेहमान हैं स्टूडियो में ख्वाजा मोहम्मद तारिक हसन, CEO ITS बिल्डर्स। हमारे दूसरे मेहमान काशिफ शेख साहब, बहरिया से इनका ताल्लुक़ है। और हमारे तीसरे मेहमान बिलाल जैदी, प्रॉपर्टी एडवाइज़र, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। इनके बगैर प्रोग्राम अधूरा है। आप तीनों मेहमान हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, आप चूँकि कराची के अंदर बेशतर प्रोजेक्ट्स माजी के अंदर भी डिलीवर कर चुके हैं और मौजूदा सूरत हाल के अंदर भी जो है काफ़ी प्रोजेक्ट्स आपके बन रहे हैं। माजी के अंदर प्रॉपर्टी के रेट्स कंट्रोलेबल कहा जाता है और आज मतलब कोई लिमिट नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा जो डिफरेंस है, जो कीमतों के अंदर इतना बड़ा जो फ़र्क आ चुका है, उसकी क्या बुनियादी वजह है? सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम भाई साहब आपको बोलूँगा, काशिफ साहब को और बिलाल जैदी को कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया और हमारा मौक़िफ़ सुनने के लिए आपने हमें यहाँ पे बुलाया। जी बिल्कुल। अच्छा जनाब, अब आपका सवाल ये है कि पहले जो थी चीज़ें इस तरीके से सस्ती हो रही थी और अब जो है चीज़ें अब इस तरह महंगाई में हैं कि जिसके अंदर हम कैपेबल किस तरीके से बने। तो सबसे पहला सवाल ये है कि जनाब आपको ये देखना पड़ेगा इकॉनमी का, कि पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी के हालात किस तरीके से, कहाँ से शुरू हुए हैं और कहाँ से क्या हो रहे हैं, और उस पर कोई भी अमल नहीं हो रहा है जिसको हम पॉजिटिव वे में लेके जाएं। क्योंकि अभी तक कोई सिनेरियो ऐसा नहीं बन रहा है कि जिसके अंदर कोई भी कारोबार, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे कोई दूसरा कारोबार हो, डेफिनेट मैं सबके नाम नहीं लूँगा, मैं अपने कंस्ट्रक्शन का लूँगा, कि जिसके अंदर कोई भी चीज़ के अंदर हमें बिल्डर्स हजरात को या किसी उससे मुंसलिक लोगों को उसमें हमें स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। क्योंकि हम रात को सोते हैं जनाब के सोच के कि यार ये चीज़ जो है ना, सरिया फॉर एग्जांपल 100 रुपये का है, तो सुबह जब उठेंगे तो 20 रुपये उसके अंदर बड़े में होंगे, और जब रात को दोबारा सोचेंगे यार 120 का होगा, दूसरे दिन जाएंगे तो 140 रुपये का हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा सिनेरियो, इस चीज़ को हमें कंप्लीट करने के लिए हमें प्लेटफॉर्म पे लेना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, बिल्डर्स को और गवर्नमेंट को ख़ास तौर से। क्योंकि वाहिद मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये अगर इस मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करना है, इस वक्त जो इमीडिएटली तौर पे बेहतर होनी है वो सिर्फ बिल्डर हजरात ही कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये एक वाहिद इंडस्ट्री है जिससे 80 लोकल इंडस्ट्रीज चलती हैं। ठीक है। यानी 80 लोकल इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन की उससे चलती हैं, और उसमें एक सबसे छोटी सी जो चीज़ को मैं आपको मेंशन करूंगा वो है कील, जिसको हमारी इंडस्ट्री में सबसे छोटा आइटम कहा जाता है। अगर उस कील की गहराई में आप जाते हैं तो उस कील के लिए जो बनने थे लेके उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, उस रॉ मटेरियल को बनाने के लिए कितने लोगों को रोजगार मिलता है, उस रॉ मटेरियल को पहुंचाने के लिए कितना पेट्रोल यूज होता है, कौन से ट्रांसपोर्टर को मिलता है, फिर उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग के पूरी एक चेन, सिर्फ एक कील के ऊपर आप सोचे कितने लोगों को रोजगार है। राइट, ठीक है। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर अभी कोई और इंडस्ट्री ऐसी नहीं है कि जिसको हम डेवलप कर सकें। क्योंकि वजह यह है कि आपको खुद पता है कि हम इस वक्त इस माशी दौराहे पे जो खड़े हुए हैं उसके अंदर हम ना तो ये है कि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी है कि हम कोई बड़ी अच्छी इंडस्ट्री लगा लें, हमें इंपोर्ट ही करनी पड़ेंगी सारी चीज़ें। लेकिन ये लोकल हमारी इंडस्ट्री इतनी अच्छी है कि इसके अंदर अगर हम चाहें तो इसके साथ एक चीज़ सबको रोजगार मिलता है। यानी कि अगर आप कोई एक नया घर बनाते हैं तो उस घर बनाने के अंदर आप समझें कि रॉ मटेरियल तो है ही है, लेकिन उसके साथ ही यानी कि कंस्ट्रक्शन के जैसे सीमेंट, सरिया, रेती, बजरी, ये लकड़ी, दूसरा हो गया आपकी जो पेंट वगैरह, ये तो एक है। लेकिन जो दूसरे लोगों को रोजगार मिलता है, जैसे जब कोई नया घर बनता है तो उसके अंदर सबसे पहले आप समझें कि पर्दे भी नए लगते हैं, फर्नीचर भी नया आता है, उसके बाद दावतें होती हैं तो कैटरिंग वालों को भी काम मिलता है। अच्छा, मैं तारिक साहब बात जो मतलब मैं समझ पाया हूँ आपकी बात से सारा कि ऑल थिंग्स मतलब जितनी भी चीज़ें इससे कनेक्टेड है उनकी कॉस्ट में इजाफा हो चुका है। रॉ मटेरियल हो चाहे लेबर हो,
ईच एंड एवरीथिंग, आप ये वजह बताना चाह रहे हैं कि इस वजह से जो प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा इस हुआ है? वजह से देखें, जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट का जो इजाफा हुआ है गवर्नमेंट की नाकिस पॉलिसी की वजह से हुआ है। ठीक, उसकी वजह से इस कारोबार को जो दहक पड़ रहा है उससे पूरी मईशत तबाह हो रही है। उससे पूरी मईशत यूं तबाह हो रही है कि हमारे पास कोई और इंडस्ट्री नहीं है। क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन रुकेगी, फॉर एग्जांपल अभी मेरे प्रोजेक्ट हो रहे हैं, मटेरियल इतना महंगा हुआ है कि हमने कुछ प्रोजेक्ट होल्ड किए हैं कि यार अब हम ये जो है ना माल नहीं बेच सकते, क्योंकि वजह ये है कि अगर हमने बेच दिया तो बिल्डर्स ये नहीं करते कि एक दफा बेच दिया तो दोबारा उसके ऊपर कुछ और वो करें, क्योंकि जब एक Undercosting देना पड़ दफा रहा है। फिर हमें, क्योंकि वजह ये है कि हमें उसको करना यही पड़ेगा कि हमने इसके अंदर कि जब हम बेच चुके तो हम समझे हमारे हाथ कट गए, तो अभी हम होल्ड करके कंस्ट्रक्शन रोक के यूं बैठे हुए हैं कि वजह ये है कि मटेरियल के इतने महंगे रेट कर दिए कि जो हमारे रेट सेल एनओसी में हमें जो, क्योंकि हमारे एक डिपार्टमेंट है एसबीसी है, वो हमें एक सेल एनओसी इशू करता है, उसके अंदर लिख के देता है कि आपने इस स्क्वायर फीट के माल बेचना है। ठीक है। उसके अंदर उन्होंने 3 साल का ये भी रखा होता है कि 3% यानी 10% 12% उन्होंने रखा होता है कि 3 साल के अंदर इतने रेट बढ़ेंगे तो आप कोई कम्पीट कर सकते हैं, आप ये इश्तिहार दे देते हैं, उसके मुताबिक हम लोग जो है ना माल बेचते हैं। लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है। अच्छा काशिफ शेख साहब, बहरिया, जाहिर सी बात है हम देख रहे हैं कि एक अलग से शहर बसने जा रहा है। जहाँ शहर की बात की जाती है, दीगर मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट्स हो गए या मुख्तलिफ किस्म की एनओसीज, गलबन 17 मुख्तलिफ एनओसीज लेनी पड़ती हैं, तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, उससे होकर गुजरना पड़ता है। वहीं दूसरी जानिब बहरिया के अंदर जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन की बात है तो बड़ा मुनज़्ज़म एक डॉक्यूमेंटेशन का एक सिस्टम है, पोर्टल वगैरह दिया हुआ है, लेकिन उमूमन अवाम उन्नास के अंदर ये सवाल हमने देखा है कि उठता है कि बहरिया लीज नहीं देता या लीज फ्यूचर में देने जा रहा है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम आप सबको, वाह भाई आपको भी और ऑल व्यूवर्स को भी। बस ये जो लीज वाला जो इसको मैं क्या कहूँगा कि लीज के हवाले से जो भी करंट बातें चल रही हैं कि बहरिया लीज देने जा रहा है या बहरिया ने सुप्रीम कोर्ट को पेमेंट की है या नहीं कुछ whatever जो भी, ठीक है, वो बात वो इन फ्यूचर होना है। ऑन द स्पॉट ये सब कुछ अभी अवेलेबल नहीं है ऐसी चीज, ठीक है। फिर भी उसके बावजूद भी बहरिया जिस तरीके का लग्जरी इन्वायरमेंट आप सबको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा बहरिया कराची से अलग है, सिंध से अलग है, बहरिया द पार्ट ऑफ कराची, ठीक है ना, इसको सोसाइटी नहीं काउंट करेंगे, मे बी अ टाउन यू कैन से, ठीक है। तो बहरिया के अंदर जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, जो कि जाहिर सी बात है बिल्डर तो तभी बाद में वहाँ पे जब काम करेगा जब कुछ अट्रैक्शंस होंगी, और अब जो लोग वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कराची से बरजन है, वो कराची की कुछ मामलात से, सिटी के कुछ मामलात से बरजन है, बाकी कराची और बहरिया सब सेम है। कराची भी ऐसा ही बना है, मॉडल है बेसिकली, बहरिया एक मॉडल है, वो करके बताया, एक बिल्डर ने करके बताया कि देखिए ऑर्गेनाइज हो सकती हैं चीजें, वहाँ पे आपकी जो बुनियादी सहूलतें हैं, जो आपकी रूटीन रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक बिजली, पानी एंड ऑल, वो सब कुछ अवेलेबल आपको कर, क्या आप नहीं कर सकते सिटी में? सब कर सकते हैं, बट सर पीछे से बैकअप जो भी है वो प्रोवाइड करे तो आगे बिल्डर कराची में भी प्रोवाइड करेगा। कोई भी बिल्डर अपने जो है प्रोजेक्ट को इस तरह नहीं डाउन नहीं करेगा, वो मेहनत कर रहा है। बिल्डर बेसिकली एक हार्ड वर्कर है, आई कैन से दैट, क्योंकि उससे किसकी कितनी रोजी रोटी लगी हुई है, कितना जो है लोअर मिडिल क्लास, सब मुंसलिक, सब कनेक्टेड है। खाली एक बिल्डर इतने एफर्ट अगर वो कर, अगर कोई एक बिल्डर एक चीज लॉन्च करता है तो इट डजंट मीन कि वो अकेला वन मैन शो, नो, वन मैन शो नहीं है। इसके पीछे बहुत सी चेन चल रही होती है कि वो छोटे से लेकर, मजदूर से लेकर, मटेरियल वालों से लेकर, इवन आगे जिसको दे भी रहा। अब आप मुझे बताएं, अगर बिल्डर इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज देता है तो इंस्टॉलमेंट वाली चीज जो भी है वो बिल्डर पैसे लगाकर, कैपिटल बिल्डर का लग गया, ब्लॉक हो रहा है, वो आपको फैसिलिटेट कर रहा है बिल्डर किसी भी तरीके से। अब आप प्रॉपर देते हैं, नहीं देते, 80% लोग प्रॉपर इंस्टॉलमेंट मंथली बेसिस पे नहीं दे रहे होते, लेकिन बिल्डर ने तो मंथली बेसिस में अगर अपने काम को उसने करना है, उसको प्रोजेक्ट रेडी करना है, वो जितना टाइम गेन होगा बिल्डर का नुकसान होगा, क्योंकि प्राइसेस हाई होते ही जाते हैं। अब आप देखें ना, पिछले 1 साल से लेकर अभी के प्राइसेस को आप काउंट करें, जिस तरीके की फ्लक्चुएशन अगर हो रही थी तो वो समझ में आ रही थी, लेकिन अभी तो आप देखें 100% का प्रॉफिट जो है ना वो फर्क आ गया, प्रॉफिट तो आपका लेस हो गया।
हमने जिसको पुराने अगर रेटों में माल बेचा हुआ है, मे बी तारिक भाई की बात से बिल्कुल 101% ईच एंड एवरी वर्ड से एग्री करता हूं कि बिल्डर को डिलीवर करना है, जिसने डिलीवर नहीं करना और जिसने नहीं करना उसने नहीं करना। लेकिन जिसने मेहनत की है, प्रोजेक्ट लॉन्च किया, अपने पैसे भी फंसाए हैं, मेहनत भी कर रहा है, एफर्ट्स भी कर रहा है, तो वो डिलीवर करने के लिए कर रहा है ना। ठीक। अच्छा बिलाल भाई, मेरा प्रोग्राम का थोड़ा सा सेगमेंट इसलिए मुख्तलिफ होता है कि जाहिर सी बात है मैं चाह रहा हूँ बहरिया और शहर दोनों को कंपेयर, नो डाउट कराची शहर का हिस्सा ही है बहरिया भी, मगर जहां हम बहरिया को देखते हैं वहां पे चीज़ें मैनेज नज़र आती हैं हमें, और जहां शहर के अंदर हम देखते हैं इंतजामात को, अब वॉटेवर इसके अंदर हुकूमत की नाकिस पॉलिसी कह लें या आवाम का ज़्यादा एक हुजूम होना या आबादी का पॉपुलेशन का रेशो देखा जाए, कुछ भी रीज़न है, लेकिन आवाम चाहती है एक मेंटल मतलब जो सेटिस्फेक्शन है वो चाह रही होती है, अपना फ्यूचर सेव करना चाह रही होती है, जो जेन्युइन बायर्स है। इन्वेस्टर की तो अपनी जगह पर बात है, उस पर भी हम आएंगे। आपके पास जो लोग इन्वेस्ट करने आते हैं या जो लोग रिहाइश के लिए ख़ास तौर पर आते हैं, आपकी क्या एडवाइस होती है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो अब्दुल वहाब भाई आपका शुक्रिया कि आपने मुझे प्रॉपर्टी एडवाइज़र का नाम दिया है ताकि मैं तमाम पाकिस्तानियों को इसकी अवेयरनेस दे सकूं। नहीं, आपने जो लास्ट भी प्रोग्राम के अंदर जो गुफ्तगू की थी हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला है और लोगों की जानिब से ये सेकंड टाइम आपको बुलाने का मकसद भी यही है कि लोगों के पुरजोर इसरार पर जो है ना कि बिलाल भाई की जो है ना वो राय काफ़ी अच्छी थी। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा सर, आपने जो सवाल किया है हम उस सवाल की जानिब बढ़ते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए कहाँ नहीं करनी चाहिए। पहले मैं थोड़ा सा तारिक भाई के सवाल से आता हूँ क्योंकि मैं एडवाइज़र हूँ तो वहीं से रिलेट करते हैं। तारिक भाई से जैसे आपने सवाल किया कि डे बाई डे हमारी प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हो रही है, महंगी होती जा रही है, देखें ये तो सब चीज़ें हमारे इल्म में हैं। जहाँ डॉलर फ्लक्चुएट करता है और ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं, हमारी प्राइसेस में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप आज के दौर में देखें, आज के दौर में बिल्डर के लिए काम करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता जा रहा है। अब वो दौर नहीं रहा जब 8-10 बिल्डर छोटे छोटे पार्टनर बन के एक बिल्डिंग बनाने चले जाएं। आज बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी आ गई है। अगर आपके पास पैसे हैं प्लॉट की पेमेंट लेने के और बनाने के, तो आप बिल्डर बन सकते हैं। और बिल्डर इस स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है कि वो 40% अपने प्रोजेक्ट को बेचेगा क्योंकि उसे पता है प्राइस कंट्रोल नहीं होगी। आने वाले वक्तों में जो हमारी जो डेप्रिसिएशन जो हमारी हो रही है इकोनॉमिकली, हम जो नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये डे बाय डे प्राइस इंक्रीज होगी। अगर बिल्डर ने तारिक भाई वाली बात, अगर सारा माल बेच दिया, एक ही बार बेचना है, तो उसको सारा प्रॉफिट में लॉस आ जाएगा। तो 60% बिल्डर अपने पैसों से बिल्डिंग बना रहा है, 60% बिल्डिंग तैयार करने के बाद बेचेगा। पहला सवाल तो यहाँ आ जाता है। फिर आपने एक सवाल किया हमारे काशिफ भाई से रिगार्डिंग लीज के हवाले से जी जी कि व्हाट अबाउट द लीज ऑफ बहरिया टाउन, ये बहरिया टाउन लीज होगा या नहीं होगा, ये आवाम से अलॉटमेंट पे रहते रहेंगे। सर देखिए, कोई भी सोसाइटी बनती है, अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट होता है या सोसाइटी लैंडस्केप पे काम होता है, तो सोसाइटी इंस्टॉलमेंट के अंदर जब पेमेंट होती है तो पेमेंट होने के बाद, पोजेशन होने के बाद, यूटिलिटीज होने के बाद फिर वो लीज के मामला पे जाता है। बहरिया टाउन बेसिकली एक थोड़े से उस दौरानिए में चला गया जहाँ पे कोर्ट के मामलात आ गए, इस वजह से ताखिर का शिकार हुआ। लेकिन अभी राइट नाउ अगर आप देखें, इसका एमडीए से प्लान अप्रूव हो चुका है। नासिर हुसैन शाह साहब ने उसकी नोटिस भी दी थी, अखबार में उसकी खबर आई थी, और एसबीसीए से इसकी एनओसी जारी हो चुकी है। तो विद इन 2 और 3 ईयर्स बहरिया टाउन लीज हो जाएगा। बहरिया टाउन जब लीज हो जाएगा तो हमारे उन सार्फिन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ परचेजिंग करना, क्योंकि जब बहरिया अगर लीज हो गया तो सर बैंकिंग सेक्टर में इन्वॉल्व हो जाएगा, होम मॉर्गेज, लोन फैसिलिटी सब आ जाएगी, जिस तरह हमारी कराची की प्रॉपर्टी में मार्केट अप कर जाएगी। यू मीन इन दोनों के सवालों को मैंने बड़ा शॉर्ट कंपाइल किया। लास्ट में आता हूँ वहाँ भाई, जो आपने मुझसे एक्सपेक्ट किया कि लोग सुकून के हवाले से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहरिया में चीज़ें बड़ी प्लान हैं, साफ़ सुथरी हैं। सर बेसिकली सिटी इस डिफरेंट है। सिटी में कोई किसी का पाबंद नहीं है। सिटी में लॉ एंड ऑर्डर सब स्टेट की जिम्मेदारी है। बहरिया उन्होंने एक शहर के अंदर सिटी विद इन अ सिटी डेवलप किया। उन्होंने पॉलिसीज भी अपनी रखी हुई है सर, पेनल्टीज भी अपनी रखी हुई है। अगर वहाँ कोई वायलेशन करता है ट्रैफिक पे तो उसके खिलाफ पेनल्टी है। वहाँ पर कोई वायलेशन करता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, उसके खिलाफ पेनल्टी है। प्लॉट से बाहर तजावुजात रखते हैं तो उसके खिलाफ पेनल्टी है। अपना डेकोरम बनाया। अब उस डेकोरम के अंदर यह है कि आपकी और मेरी बात बहस नहीं हो सकती है। उन्होंने जो एक हर महीने मेंटेनेंस का जो एक लेटर आता है उसमें उसकी पिक्चर के साथ वो पेनल्टी लगा देते हैं, और दैट यू हैव टू पे इन एनी कॉस्ट। तो जब हमारे पास सख्ती होती है तो मतलब यहाँ पर भी अगर शहर के अंदर भी चीजों को डिसिप्लिन किया जाए, लॉज को प्रॉपर फॉलो किया जाए, तो फिर ये सारी चीजें मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन। लेकिन मसला ये है ना यहाँ पर बिलाल भाई, शहर के अंदर जो है वो ज्यादातर, अब मिसाल के तौर पर जो फैसिलिटीज की बात की थी अपना काशिफ भाई ने, कि पानी, गैस, बिजली, सब चीज़ों की फरहमी जो है वो प्रॉपर हो रही है बहरिया के अंदर। वहीं शहर के अंदर अगर हम देखते हैं
तो बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स तो खड़ी कर दी जाती हैं, बट गैस की फैसिलिटी 6 माह, साल, 2 साल लग जाता है टाइम पीरियड, फिर जाके प्रॉपर चीज़ें मिल रही होती हैं। जनाब जो है ख्वाजा मोहम्मद तारिक हसन साहब, इनके प्रोजेक्ट्स में खुद भी मैंने विजिट किए, 1-2 प्रोजेक्ट इनके बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं। अगर हर बिल्डर इस तरीके से काम करे तो नो डाउट शहर अच्छे तरीके से डेवलप हो सकता है। बट इसका अल्टीमेटली जो 80% या 90% जो रेशियो है उसको किस तरह से कवर अप किया जाए, उसको जवाब मैं दूं या मैं बिलाल भाई से पहले लेना चाहूंगा, फिर आपकी तरफ भी आऊंगा। सर देखिए, मैं इसकी हम कंपेरिजन करते हैं मेट्रोपोलिस सिटी से। बेसिकली कराची इज अ मेट्रोपोलिस सिटी। अगर हम अपने नेबर में जाते हैं इंडिया की तरफ तो मुंबई मेट्रोपोलिस सिटी आती है। देखिए, इंडिया और कराची का कंपैरिजन ये है कि मुंबई के 3 हिस्से में पानी है, 1 हिस्सा खुश्की है। तो मुंबई ने ग्रो किया इस पोजीशन में। ठीक है। कराची में आपका 2 हिस्से पानी है तो बाकी 2 हिस्से खुश्की पे आ रहे हैं। कराची ऐसे और ऐसे बढ़ा, लेकिन अगर हमारी ऐसे बढ़ने की तादाद अगर अब खत्म हो गई है, क्योंकि हमने उन बिल्डिंग का सेवरेज का निजाम वहीं देना है जहां ऑलरेडी लाइंस हैं, हमने पानी की यूजेज भी वहीं देनी है जितनी लिमिटेड कैपेसिटी पाई थी। हम क्यों ना शहर को ऐसे ग्रो करें, जब हमारे पास ऐसे ग्रो करने के लिए जगह है। स्कीम 33, स्कीम 45, सुपर हाईवे, M9, हम जब इस तरफ एक्सटेंड करेंगे तो सोसाइटियां मजीद प्लान होंगी, मजीद हमारी यूटिलिटीज पूरी होंगी। देखिए, हमें बैकअप पे तो चीज़ों की प्रॉब्लम्स है, लेकिन जब हम चीज़ों को अलाइन करके बहुत ही एक अच्छे तरीके से उसको प्लान करेंगे तो चीज़ें बेटर होंगी। ठीक नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। तारिक साहब, आप गुफ्तगू करना चाह रहे थे, जो बिलाल भाई से मैंने सवाल किया था ब्रेक से पहले, कंटिन्यू कर सकते हैं। बिलाल ने जैसे जिस तरह बताया माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे बॉम्बे है, बॉम्बे की तरफ एक तरफ ज़मीन है, 3 तरफ पानी है, इस वजह से उसने ग्रो इस तरीके से किया। कराची में 2 तरफ ज़मीन है, 2 तरफ पानी है। हमारे साथ मसला ये हुआ है कि डिपार्टमेंट ने हमारे साथ किया ये कि जैसे अगर आप बहरिया की भी अगर प्लानिंग देखें तो बहरिया ने बड़े रोड्स पे फ्रंट पे सारे कमर्शियल्स रखे हुए, राइट, ठीक है, उसकी बैक साइड पे सारा रेजिडेंशियल एरिया है। अच्छा, हमारे यहाँ भी जो कराची के अंदर था, इंटर कराची में, उसमें बड़े रोड के ऊपर ही कमर्शियल इन्होंने दिए हुए थे। ठीक है। सारा कराची का जो खराबा जो हुआ है वो जो अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर जो पोर्शंस बने, राइट, जो कमर्शियल दुकानें बनी, वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं आप। उसने जो है ना बिल्डर्स का नाम भी खराब किया, उनकी डिलीवरी का भी। क्योंकि देखें, जब कमर्शियल बिल्डिंग, जैसे आप लाहौर चले जाएं, लाहौर में जो बड़ा रोड है उसके ऊपर वो ऑटोमेटिकली आपको कमर्शियल कराने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं जी कमर्शियल है, चाहे 600 गज है, आप ग्राउंड+8 बना लें, ठीक है। लेकिन इसमें वो चंद काली भेड़ों का किरदार भी है ना, जो कहते हैं कि हर जगह पे जो है वो चंद माफिया या चंद काली भेड़ें शामिल। चंद नहीं, ये बहुत सारी, असल में मैं बताऊं, इतने बड़े हमारे कमर्शियल प्लॉट्स नहीं है इस शहर के अंदर जितने ये पोर्शंस हैं। यानी कि अगर आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल, अगर आप किसी भी गली के अंदर घुस जाएं, जो 240 गज के घर के अंदर एक फैमिली में रह रहा था, उसके अंदर 6 फैमिलियां रह रही हैं। ठीक, जो रेजिडेंशियल एक इलाका था। जिस तरीके से अगर मैं कहूं कि बहरिया आज जिधर जो इसका रेजिडेंशियल एरिया, उसके अंदर इसी तरीके से पोर्शन बनाने लगे, यानी कि उसने सारा जो काम हमारा जो खराब शहर को, कराची को जो खराब किया गया है, वो ये हुआ है कि रेजिडेंशियल के अंदर हमने पूरे कमर्शियल्स कर दिए। अच्छा, वो उसकी ना कोई अप्रूवल होती है, जिसको लोग फिर बोलते हैं, वो लोग भी अपने आप को बिल्डर्स ही कहते हैं। बिल्कुल। जो बिल्डर्स आप लोगों ने, मैं पिछले अदनान मिर्जा के और इन लोगों के और फैसल भाई के अपने क्या नाम, फरहान भाई के प्रोग्राम में देख रहा था, लिखा हुआ था बिल्डर माफिया, एक टैग आपका मैं पढ़ा, मैं ये बिल्डर माफिया ये है। वजह ये है कि जो हाई राइज बना रहे हैं में चंद बिल्डर माफिया जो है, वो ये, क्योंकि जो आबाद के मेंबर्स हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि इस तरह का कोई काम करें। राइट। वो यही चाहते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग्स बनाएं, उसके अंदर प्रॉपर पार्किंग दें, उसके अंदर प्रॉपर जो है ना आपको यूटिलिटीज प्रदान करें, उसमें मॉस्क हो, उसके अंदर आपके लिए कम्युनिटी सेंटर हो, उसमें विजिटिंग एरिया हो, ये सारी चीजें जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, इन एनओसीज के अंदर फॉर एग्जांपल जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये बिलाल ने मुझे बताया कि वो प्लेंटी दे देते हैं, ये सारे लॉज हमारे केडीए के अंदर भी है। बिल्कुल,
यानी हम ये सारे चार्जेस देते हैं। कोई अप्रूवल अगर हम बिल्डिंग की करवा रहे हैं तो वाटर बोर्ड और सेवरेज वाले हमसे सारे चार्जेस लेते हैं, रोड कटिंग के चार्जेस लेते हैं, सही है ना। जो हम केएमसी वाले हमसे चालान जमा कराते हैं, जो हम जो है ना सीमेंट और रेती बजरी का जो इस्तेमाल करते हैं कि वो आप चालान दें, ये बाद में हमें इसे साफ करके रोड बनाना होगा, और वो हम चालान जमा कराते हैं, उसके बगैर हमें एनओसी नहीं दी जाती। ठीक है, तो ये सारी चीजें करते हैं, मिसमैनेज्ड मैनेजमेंट है, चीजें सारी हैं, रूल्स सारी चीजें मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। क्योंकि वजह ये है कि मैं आपको कराची का मास्टर प्लान अगर दिखाऊं, गुलशन इकबाल का, गुलशन इकबाल का मास्टर प्लान अगर आप देखें हर ब्लॉक का, चाहे ब्लॉक 1 ले लें, ब्लॉक 2 ले लें, ब्लॉक 3 ले लें, ब्लॉक 4 ले लें, क्योंकि मेरी अपनी जो जब से मैंने होश संभाला है, ये नया शहर आबाद होते हुए देखा है। अब बाद में स्कीम 33 हो रहा है, जो गुलशन इकबाल मेरे सामने और गुलिस्तान जौहर मेरे सामने हुआ। गुलिस्तान जौहर में फिर भी अभी इतना ज्यादा वो नहीं है, उसमें अभी भी रेजिडेंशियल बहुत ज्यादा है, कमर्शियल्स के ऊपर लोग नहीं गए अंदर, लेकिन गुलशन इकबाल को तबाह होते हुए मैंने खुद देखा है। गुलशन इकबाल की प्लानिंग ये थी कि डीएचए के अंदर कोई भी रोड 40 फीट का रोड नहीं है अंदर गलियों के अंदर, सही है। इन लोगों ने अंदर गलियों के 40-40 फीट के रोड दिए, बड़े 60-60 फीट के रोड दिए। अब उसमें किया क्या जनाब, 40 फीट रोड के ऊपर घर के बाहर 4-5 फीट का तो एक ने गार्डन बना लिया अपना, 4-5 फीट का सामने वाले ने बना दिया, तो 30 फीट रोड हो गया। अब 30 फीट रोड होने के बाद जो है एक गाड़ी इधर खड़ी हो गई, एक गाड़ी इधर खड़ी हो गई। अब 240 गज के घर में, जिसमें 2 घर में 4 लोगों की फैमिली रहनी थी, उसमें 20 लोग रह रहे हैं। अब 20 लोग जो रह रहे हैं, तो 2 गाड़ियों की जगह जनाब 8 गाड़ियां आ गई। तो सर ये जो आप मुझे बता रहे हैं, ये जाहिर सी बात है, ये आम आवाम भी देख रही है, ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसका जो अल्टीमेटली सॉल्यूशन है, जो सरकार ने करना है, बहरिया तो वहाँ पे कर रहा है, वो जाहिर सी बात है फौरी तौर पे पहुँचती भी है, उसकी टीम भी पहुँचती है, असेसमेंट भी करती है, प्रॉपर ऑडिट भी होता है। यहाँ पर यानी एक तरीके से देखा जाए तो सरकार का जो है वो वीक पॉइंट है कि वो नहीं करती, बिल्कुल, ठीक है। या फिर अगर करना चाहे भी तो कहीं ना कहीं वो देखिए ना। अब मैं अपने 2 मेरे बहुत माशाल्लाह एक रॉयल वाले थे जिनका प्रोजेक्ट तोड़ दिया गया अलादीन के बराबर में, एक नस्ला को तोड़ दिया गया। मैं उसको बहुत ज्यादा उसके जो ना प्रोटेस्ट करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था। उन लोगों ने जब बेचा तो डिपार्टमेंट से सारी एनओसीज अप्रूवल्स ली हैं, सारी अप्रूवल्स ली। पहली ईंट रखने से लेके आखिरी तक हमने कंप्लीट की, बिल्डिंग हुई है, लोगों को आबाद किया है। और रॉयल वाले ने जब बेच रहा था उस वक्त आके जब इतना उसने काम किया, तो 1 मिनट के अंदर ये नहीं कि पूरे बिजनेस को आपने साख को खराब करने की कोशिश की। डिपार्टमेंट को कुछ नहीं कहा जाता, असल मसला है डिपार्टमेंट। बिल्डर्स को तो माफिया कहते हैं। बिल्डर्स एक वाहिद माफिया ऐसी है जो आम आवाम को कमा के देती है, चाहे वो बहरिया हो चाहे वो कराची की हो। क्योंकि बहरिया ने भी 500 गज का प्लॉट 56 लाख रुपए का किस्तों में दिया था, जो आज मेरे हिसाब से 1 करोड़। ये थोड़ा सा गलतफहमी मैं आपकी दूर कर दूं, बिल्डर बेसिकली माफिया नहीं है। ये ऐसा है कि बिल्डर्स के अंदर माफिया शामिल हो गई है, बात ये नहीं। माफिया मैं आपको फिर बोलूंगा कि बिल्डर्स, हाँ भाई, इफ देयर इज अ गुड पर्सन देयर इज अ बैड पर्सन आल्सो। तो आप सबको एक साथ नहीं कह सकते कि माफिया है एंड ऑल दैट, ठीक है ना। एक घर के अंदर 4, अगर एक घर के अंदर 4 लोग रहते हैं, 4 भाई रहते हैं, तो सब एक जैसे नहीं है। कोई बहुत अच्छा है, कोई उससे कम है, कोई उससे, कोई बिल्कुल ही खराब है, राइट, ठीक है ना। बिल्डर्स प्रोवाइड कर रहा है आपको हर चीज रहने की सहूलियत के साथ, ठीक है ना। अब मसला दूसरा ये है कि पीछे से ही पंगे शुरू होते हैं किसी के साथ, तो बिल्डर बेचारा क्या करेगा। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए काशिफ साहब, पाकिस्तानी तो ठीक है, लेकिन बहरिया एक अट्रैक्शन रखता है खास तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए। तो इस हवाले से आपका जो प्रोजेक्ट्स है, गालिबन जिना कॉर्नर, आरके हाइट्स, अलायंस अल्फा, इसमें क्या अट्रैक्शन ओवरसीज के लिए है और क्या अट्रैक्शन मिडिल क्लास के लिए? बस इसमें हमने एक तो इकोनॉमिकल रेट्स पे भी चीज़ें रखी हैं, 1 बेड अपार्टमेंट और 2 बेड अपार्टमेंट लॉन्च समथिंग, और वो बिल्कुल कहते हैं ना मिनिमम रेट और विद इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ, 3 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ, ठीक है। इवन दूसरी चीज़ ये है कि हम जो बहुत से लोग कर रहे हैं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूंगा कि प्लॉट वो बाद में लेते हैं, चीज़ पहले लॉन्च हो रही होती है, ऐसा भी होता है। हमारा ये है कि हम पहले ऑन ग्राउंड चीज दिखाते हैं कि इस लोकेशन पे जैसे कि आरके हाइट्स है, ये एवेन्यू 2 की मेन इकबाल विला की फेसिंग की लोकेशन है, ठीक है ना। ऑन ग्राउंड आप जिसने भी अगर कोई बुकिंग कराता है तो हम पहले उसको ऑन ग्राउंड जगह पर दिखाया जाता है, विजिट के आप देखें कि आपके जो चीज आप लेने जा रहे हैं उसकी ये फेसिंग है और ये इसकी लोकेशन है, ठीक। अपना अल्फा लाइन से वो लिबर्टी 3 एप्रेशन 6 का प्लॉट है, बहरिया हाइट्स लोकेशन है, बहुत सारी लोकेशन है। और ओवरसीज पाकिस्तानी, उसकी वजह यह है कि जो
बहरिया को पसंद करता है वो एक गुड एनवायरनमेंट है। मैंने भी अपना जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दुबई में गुजारा है। मैं भी पर्सनली उसको यूं ही लाइक करता हूं कि हम खुद बेसिकली हम खुद बहरिया जाके अगर सुधर रहे हैं, वहां गंदगी नहीं कर रहे, और हम खुद, मतलब कहने का मकसद ये है कि मैंने ऐसा भी देखा कि जो फ्लाइट यहाँ से दुबई टेक ऑफ कर रही है, दुबई एयरपोर्ट पे वो बिल्कुल सीधे, आई मीन वो डस्टबिन को ढूंढ कर दूर जाके उसको थ्रो कर रहे क्या हैं। करें, ठंडे की आदि है ना हम लोग, और यहाँ गाँव पाकिस्तान गंदगी आती उतरते ही एयरपोर्ट पे ही शुरू हो जाते हैं। तो हमारा भी तो मसला खराब है ना, हम दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, हम खुद भी ठीक नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी इसलिए अट्रैक्टिव है उधर कि वो एक डिसिप्लिन है, ठीक, उसको एक एटमॉस्फेयर अच्छा चाहिए, मैं और समझ जो गया। सब उसको वहाँ No पे doubt, अवेलेबल no है। doubt। अच्छा, मैंने जाहिर सी बात है आपके प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया, यहाँ पे नाइंसाफी हो जाएगी अगर मैं तारिक साहब के प्रोजेक्ट्स का जिक्र ना करूँ। खुसूसी तौर पे इस वक्त जो ये GFS शॉपिंग मॉल हो गया या जुड़िया बाजार, GFS जुड़िया बाजार हो गया, लैंड विस्टा हो गया, इस वक्त मैं देख रहा हूँ ताजिर हजरात के अंदर खास तौर पर ये आपका जो प्रोजेक्ट, और मैं खुद भी जुड़िया बाजार के प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर बूम नज़र आ रहा है मुझे। आप इस हवाले से काइंडली थोड़ा सा असल में देखें, ये मैंने शहर के अंदर इस तरह किया है, जैसे लैंड विस्टा को ले जी। लें, लैंड विस्टा के अंदर भी हमने शॉप्स बनाई है ज्यादा, ठीक है, रेजिडेंशियल कम बनाया है। इसी तरह GFS जोड़िया बाजार को भी हमने एक शॉप्स का किया है कि लोगों को रोजगार मिले। इसी तरीके से हमने GFS शॉपिंग मॉल को जो किया है उसके अंदर भी हमने शॉप्स दी। मुझसे सर कहा गया है, आपका जब मैंने बताया ना ताजिर हजरात जो मेरे पिछले प्रोग्राम में आया, मैंने कहा मैं बुलाऊंगा इंशाल्लाह, मोहम्मद तारिक हसन साहब आएंगे तो खास तौर पे GFS जुड़िया बाजार के हवाले से लोग काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, तो इसके बेसिकली हवाले से मुझे ज़्यादा इनपुट चाहिए आपकी तरफ इसके से। GFS जोड़िया बाजार की मैं इनपुट आपको ये बताऊं कि GFS जोड़िया बाजार हमने इस तरह बनाया है कि पहला बाजार बनाया है जो 5 एकड़ के ऊपर हमने बना रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम 18 फीट हाइट की शॉप्स दे रहे हैं, ठीक है, और 18 फीट हाइट की शॉप्स के ऊपर हम ऊपर कुछ भी नहीं बना रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर हमने पैसेजेस वगैरह और गाड़ियां गुजरने की जगहें ऐसी बनाई है कि जोड़िया बाजार, क्योंकि देखें अब लोगों के पास मसला ये है कि आबादी इतनी हो गई है और ट्रैवलिंग और टाइम इतना वो हो गया है कि लोग कहते हैं कि कहीं करीब से ले लें, और जिस जगह हम ये बना रहे हैं सुरजानी के अंदर 4K चौरंगी के साथ, तो उस तरफ अगर आप देखें तो इस वक्त तकरीबन 60 से 70 लाख आबादी आबाद है, नॉर्थ कराची, सुरजानी, और इसको अगर आप बफर जोन को इस तरफ को नॉर्थ नागौर को, तो ये सारे इसको कैप्चर करेगा। ठीक तो है। ये सारे लोगों को अगर वहां जोड़िया बाजार जाना हो शॉपिंग करने के लिए तो उनको घंटों दरकार है, बिल्कुल। पेट्रोल इतना महंगा है वो, और इस दौर के अंदर हमने उधर एक चीज अनाउंस की है जिसके अंदर माशाल्लाह से दुकानों की कीमत भी हमने नॉमिनल रखी है, जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट जो है, फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लें कि 15,000 रुपए महीना देंगे और शॉप आपको मिल जाएगी। गुड। क्योंकि उसकी दुकान की कीमत हमने जो है ना 17 लाख रुपए से लेके 30 से 35 लाख रुपए तक की दुकान की कीमत रखी है, जो तकरीबन 4 साल में अदा करनी है। ठीक है, इसी तरीके से हमने GFS शॉपिंग मॉल जो लांडी में हम कर रहे हैं अनाउंस, उसके अंदर भी दुकान की कीमत हमने 25 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक की रखी है, जिसकी आपने 4 साल में पेमेंट करनी है। वो सेंट्रली एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल है। अभी तक सेंट्रली एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल में इतने कम कीमत की दुकानें कहीं भी नहीं आई हैं। सही फरमा रहे हैं। इसी तरीके से लैंड विस्टा के अंदर हमने जो शॉपिंग मॉल, एक कपड़ा मार्केट बनाई है जो कि एक अलकरम गली बहुत मशहूर है वहां पर लांडी के अंदर, बिल्कुल। तो उन सारे पठान हजरात ने हमसे वो कपड़ा मार्केट ली है, वो भी हमने उनको नॉमिनल रेट पे दिए। उसके अंदर हमने पहला लांडी के अंदर मोबाइल मॉल बनाया है जो कि पार्किंग के साथ है। ठीक है, लांडी में इस वक्त तक कोई भी मोबाइल मॉल पार्किंग के साथ नहीं है, वो भी हमने बनाया। उसके अंदर भी 25 लाख रुपए से लेके तकरीबन आप समझ लें 35-40 लाख रुपए दिए, वो भी 4 साल के अंदर। इसी तरीके से फ्लैट्स जो हमने लांडी में बनाए हैं वो भी आप समझ लें 40 लाख रुपए से लेके 60 लाख मतलब आपका मेन टारगेट जो है, मैं जहां तक समझ पाया हूँ, मिडिल क्लास को आप ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, मिडिल क्लास को अट्रैक्ट कोशिश करना है, कर उनको रहे हैं रोजगार देने की। क्योंकि देखिए मैं बताऊं आपको कि इस वक्त अशद जरूरत है रोजगार देने की। जो हमारा सिनेरियो चल गया है कि इसके अंदर जो महंगाई का दौर है, इसके अंदर लोग, मैं अगर किसी को रोजगार दे दूं और उसकी लाइफ इनहेंस कर दूं, यानी इनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ कर दूं, उसके लिए कुछ, जैसे अगर दो मियाँ बीवी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, और मियाँ एक कारोबार, एक छोटी दुकान खोल के बैठा हुआ है और वो इतने कर सकता है, 10-15 हजार रुपए जमा कर सकता है, महीने के निकाल सकता है, और उसका बेटा 4 साल बाद लगता है कि किसी काम पे लग जाएगा और उसकी लाइफ इनहेंस हो जाएगी, तो वो दुकान एक अपनी कर ले। एक एसेट हो जाएगा, जाहिर सी बात है, जब तक वो बच्चा तैयार होगा एक एसेट सामने खड़ा होगा। और ये एसेट्स तो मैं आपको बताऊं ना कि मैंने जिंदगी में पहला फ्लैट जो बेचा था अपनी जिंदगी में, यानी 14 साल पहले, वो मैंने 11 लाख रुपए का बेचा था। ठीक है, और आज अगर मैं वो फ्लैट लेने जाऊं तो उस फ्लैट की कीमत है 1 करोड़ 10 लाख रुपए। ठीक है, सही है। अब यही मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि बिल्डर्स को, जैसे लोग कहते हैं ना कि बिल्डर्स, एक वाहिद बिल्डर पाकिस्तान में एक ऐसा बिजनेस है बिल्डर्स का
और ये बिल्डर्स मैं आपको कहता हूँ, बिल्डर्स वो आबाद वाले या बहरिया वाले जो प्रॉपर काम कर रहे हैं, यानी कि ये नहीं कि मैं उनको बोलूंगा कि जो रेजिडेंशियल के अंदर कमर्शियल बना रहे हैं, पोर्शन बना रहे हैं, मैं उनको बिल्डर नहीं मानता, उनको मैं माफिया मानता हूँ, वही माफिया है। सही है ना? तो उसमें क्या है कि आपको आम आवाम को जो कमा के दिया है ना, वो सिर्फ बिल्डर्स हजार नहीं दिया है, और वो भी किस तरीके से, उनसे किस्तों में पैसे लेते हैं। जैसे मुझसे किसी ने फ्लैट बुक किया, वो मुझे 15,000, 20,000, 25,000, 40,000 रुपए महीना देगा, 4 साल तक देता रहेगा। उसने जमा कर लिया जनाब अब तक 30 लाख रुपए। अच्छा माजरत, मैं आपकी बात इधर काट रहा हूँ, माजरत। ये जो आप बता रहे हैं, जो बुकिंग्स वगैरह इस वक्त चल रही हैं, 4 साल का आपने पीरियड बताया, पोजीशन किस्तें मुकम्मल होने के बाद देंगे या आप साथ साथ पोजीशन भी दे देते हैं? नहीं, पोजीशन तो हमेशा बिल्डर जो है ना, कि जब पूरी पेमेंट करता है जब ही देते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा ये है कि एक कहावत है, कब्जा सच्चा है, दावा झूठा है। दावा जो क्या खूब है, यही है। ऐसे ही है। तो इस वजह से तो उसमें क्या है कि ये 30 लाख रुपए जो किस्तों में लेते हैं हम, तो जब वो उसको अगर ऑन टाइम बेचेगा, तो उसने 30 लाख अगर दिए में, तो डेफिनेटली 45 लाख रुपए एक साथ उसको मिलेंगे। बिल्कुल। यानी कि ये वाहिद हम लोग हैं, वो लोग जो थोड़े थोड़े पैसे लेके बोलते हैं लाओ जमा करो और तुम कमाई इकट्ठे लो। बहुत सी दफा ऐसा भी होता है, जब प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो बिल्डर हजरात खुद भी बायबैक करते हैं। बायबैक करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और लोगों को प्रॉफिट ये के साथ facility करते की हैं। chance देते हैं। देखिए हाँ। बिल्डर हमेशा, देखिए मैं, लोगों ने बहुत सारे ऑर्गो लगाते हैं, मैं उनको क्लेरिफाई कर दूं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बिल्डर पे बड़ी बात होती है ठीक। कि बिल्डर एंड में डॉक्यूमेंटेशन ना, भाई बोलता 5 लाख है, 10 लाख रुपए ले लिए, 12 लाख रुपए ले लिए। लोग ये नहीं समझते कि ये मसला ये है कि जब वो पेमेंट कर रहे होते हैं, जैसे अगर आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो इंश्योरेंस पॉलिसी पे आप साइन करते हैं, उसको पूरा पढ़ते नहीं है, लेकिन जब उसकी वो मैच्योरिटी आती है, फिर वो सारी चीजें बताते हैं कि जी ये इसी तरह हमारा भी एक एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट पे हम भी उनके साथ पाबंद हैं। यानी ये नहीं कि वो हमसे पाबंद है, यानी उस एग्रीमेंट में वो जो एक SBCA ने या बहरिया वालों ने एक एग्रीमेंट बनाया है बिल्डर्स के लिए, am I right ब्लान? उसमें हम भी पाबंद है और वो भी पाबंद है। ठीक। अब उस हिसाब से वो पेमेंट हमें कर रहे होते हैं, सिर्फ उन लोगों से साथ किया जाता है जो शेड्यूल पे पेमेंट नहीं कर रहे होते। डन। जो शेड्यूल पे पेमेंट नहीं करते, उसके अंदर बिल्डर्स ये करते हैं, फॉर एग्जांपल 40 लाख का उसने फ्लैट दिया, उसका शेड्यूल बना हुआ है, उसने 4 साल के अंदर 40 लाख रुपए देने, अब उसने 4 साल में 40 की जगह 20 लाख रुपए दिए। ठीक है। अब 20 लाख रुपए बिल्डर ने अपनी जेब से लगा दिए, लेकिन वो 40 लाख की चीज हो गई कितनी, 60 लाख की। तो आपकी बात थी 40 लाख रुपए देने की, आपने 40 नहीं थी, 20 दिए, तो 20 लाख प्रॉफिट में बिल्डर वसूली कहता है। है कि मैंने अपने लगाए, तो मैं तुम्हारे साथ 20 लाख में प्रॉफिट में शामिल हूं, या तो तुम मुझसे प्रॉफिट ले लो या तुम मुझे दे दो। तुम मुझे दो, ठीक सही है। बात। अच्छा, हमारे पास चूंकि प्रोग्राम का वक्त काफ़ी कम है, 2 मिनट बचे हैं हमारे पास सिर्फ। बिलाल भाई, मैं चाहूँगा कि आप जो है ना एंडिंग नोट्स पर आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, प्लीज़। सर एंडिंग नोट से मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि जैसे तारिक भाई ने बात की, इसी को आगे बढ़ाऊंगा। आवाम के पास सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि वो अगर अपनी सेविंग करना चाह रहे हैं, बजाय ये कि वो कोई तैयार चीज़ ले, क्योंकि तैयार चीज़ ऑलरेडी हम अगर हमें मिलती है तो वो थोड़ी सी डेप्रिसिएशन वाली मिलती है, यूज मिलती है। आप बुकिंग के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे ओवरसीज पाकिस्तानीज हो चाहे लोकल पाकिस्तानीज हो, क्योंकि 4 साल या 3 साल का जो भी बिल्डर से आपका टेन्योर चेंज डिसाइड होता है, आपको बिल्डर भी फैसिलिटेट करता है कि कभी पैसे कम दिए, कभी ज़्यादा दिए, और आपकी किस्तों में एक चीज़ बन जाएगी। अगर वही पैसा आप कहीं बैंकिंग के इदारों में रखते हैं, आप वैल्यूएबल आप गाड़ी ले लेते हैं, गोल्ड ले लेते हैं, या फॉरेन करेंसी भी जाते हैं, तो वो चीज़ों से बेहतर है आप हक हलाल इन्वेस्टमेंट करें अपनी चीज़ें देख के। क्योंकि अगर आप फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, थोड़ा सा मैं उस तरफ जाऊँगा, थोड़ा सा मुल्क के साथ भी लॉयल्टी नहीं होगी, ठीक है ना। अपना पैसा जो है अपने मुल्क में सर्कुलेट करें, क्योंकि हमें इंडिविजुअली हर किसी को अपने मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा, और जब अपने लिए सोचेंगे तो रियल एस्टेट से अच्छी इन्वेस्टमेंट की जगह कहीं नहीं। बिल्कुल, रोजगार सबको मिलता है, उसके अंदर रोजगार जो है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के अंदर काफ़ी तवील गुफ्तगू हुई और बिल्डर हजरात ने अपनी राय भी दी, खासतौर पर बिलाल साहब ने आपको अपनी एडवाइस भी दी। आप अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा हमें। मुझे, मेरी टीम को आईना के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए।